A very warm welcome to all my dear students. हम लोग क्लास 12 चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैट्स का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टॉपिक्स को कवर कर रहे थे। इस वीडियो को देखने से पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस का पार्ट ए देख लीजिएगा। यह वीडियो इक्विपोटेंशियल सरफेस का पार्ट बी है। पार्ट ए में बताया गया था जितना भी बात, वो सारा बात इस वीडियो को समझने के लिए पढ़ा हुआ भी होना चाहिए, लिखा हुआ भी होना चाहिए, याद भी होना चाहिए। अगर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए, बैक में जाइए, पार्ट 1 देखिए और तब इस पर आइए। उस वीडियो में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जब भी मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करता है, चाहे चार्ज पॉजिटिव हो या चार्ज निगेटिव हो। और बताया था एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम हो, उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। और इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वर्क डन हमेशा 0 होता है। उसके बाद बताया था मैंने कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। उसके बाद बोला था कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। ये सारा बात विथ रीजन मैंने आपको सिखा दिया है। आगे के प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन को समझना जरूरी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के रिलेशन को समझना जरूरी है। आइए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखो, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस को ले लो। जैसा ही मेरे मुंह से निकला इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो आपको पता होगा इस सरफेस के किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल ले ले, सबका वैल्यू सेम होगा। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लिया। इस सरफेस का पोटेंशियल है बी, इस सरफेस का पोटेंशियल है वी। एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लो कुछ दूर ऊपर। कितना दूर ऊपर? तो दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का गैप dr है। और इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर क्वेश्चन दे रखा है इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है एंड डायरेक्टेड अपवर्ड है। जैसे ही मैंने आपको कह दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ऊपर है, इसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो डिक्रीज कर रहा होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज करेगा, चाहे चार्ज प्लस हो या माइनस हो। तो इस सरफेस का पोटेंशियल अगर V लिया है तो ऊपर वाले सरफेस का जो पोटेंशियल होगा वो V में थोड़ा कम होगा। और उस थोड़ा कम को हम dV से इंडिकेट कर रहे हैं। dV कह सकते हैं कि दोनों सरफेस के बीच का चेंज इन पोटेंशियल है। इन दोनों सरफेस के बीच में चेंज इन पोटेंशियल dV है। चेंज इन पोटेंशियल dV है। चलो, कुछ अजूबा मैंने नहीं किया, जो पिछला वीडियो बताया है, समझाया है, उसी के अकॉर्डिंग बोल दिया कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो इस सरफेस का पोटेंशियल V लिया तो इस सरफेस का पोटेंशियल V में थोड़ा कम, dV से कम हो जाएगा। अब एक चार्ज को ले लिया इस पॉइंट पर, मान लो इस पॉइंट का नाम A है। यहां पर एक चार्ज को ले लिया Q और इस चार्ज को हम नीचे लेके आना चाह रहे हैं, A से B लाना चाह रहे हैं। तो
आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब +1 पे लगने वाला फोर्स, तो +1 पे लगने वाला फोर्स E, तो Q चार्ज पे लगने वाला फोर्स QE। कई बार आप लोग पढ़े हो कि किसी भी चार्ज को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE लगता है, क्योंकि फिर सुनो, E का मतलब होता है +1 पे लगने वाला फोर्स, तो +1 पे लगने वाला फोर्स E, तो Q कूलम पे लगने वाला फोर्स QE। तो इस चार्ज पर QE फोर्स ऊपर लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE ऊपर लग रहा होगा, और हम एक्सटर्नल एजेंट इतना ही फोर्स लगा करके इसको नीचे लेके आएंगे। और आपको पता है कि फोर्स मैग्नीट्यूड में भले बराबर है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है, तो यहां पर हम माइनस का इस्तेमाल करेंगे। माइनस शो कर रहा है कि मेरा जो फोर्स का डायरेक्शन है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट है, हम अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। ये एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स है, ये एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स है। तो एक एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा हम Q को A से B लेकर के आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है किसी चार्ज को जब आप A से B लेके आओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेकर के आओगे, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। तो आप क्या वर्क डन करोगे A से B लाने के दौरान? तो आप सबको पता है वर्क डन इक्वल टू होता है F.dr। वर्क डन डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। और एक्सटर्नल एजेंट कितना फोर्स लगा रहा है, तो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा फोर्स लग रहा है -QE डॉट dr। ये एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा लगाया गया फोर्स। डॉट को प्रोडक्ट को ब्रेक करो, तो E डॉट dr को ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा E dr cos। अब आप बताओ फोर्स कहां लगाए हो, तो हम फोर्स लगाया है नीचे, और डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है नीचे, तो एंगल हो गया 0 डिग्री, क्योंकि हम फोर्स नीचे लगाया है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, तो एंगल इज 0 डिग्री। तो DW AB माइनस QEDR। और आप सब जानते हैं, हम पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ये आप लोग जानते हैं, वी नो दिस। वर्क डन पर यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। तो बताइए DW B पर पोटेंशियल कितना है, तो B पर पोटेंशियल है V। A पर पोटेंशियल कितना है, तो A पर पोटेंशियल है V माइनस DV। कितना आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो V से V कट गया, माइनस माइनस प्लस, ये आपको DV आ गया। इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए, और यहां पर एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, इस Q को नीचे लेके चल जाओ, तो WAB बाई Q इक्वल टू माइनस EDR, इक्वेशन नंबर 1। अब आप 2 और 1 को मिला के देखो, 2 और 1 को मिला के देखो, वर्क डन बाय चार्ज, यहां शिफ्ट कर लेते हैं क्योंकि शिफ्ट तो बढ़ाए हुए, यहां शिफ्ट कर लेते हैं, तो Q को नीचे लेके चले गए, तो वर्क डन बाय चार्ज माइनस EDR के बराबर है, और यहां वर्क डन बाय चार्ज DV के बराबर है। तो बताइए फ्रॉम 1 एंड 2 क्या क्लियर होता है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमें समझ में आया कि DV इज इक्वल टू माइनस EDR। अब आज से भूलना मत, DV इज इक्वल टू माइनस EDR, या इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू
माइनस dv बाई dr। तो मैंने आपको ये समझा दिया, हालांकि मैं इसको एक बार लिख करके आपके लिए रखा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले कल के लिए, आने वाले टॉपिक्स के लिए। तो एक बार फिर इसको हम लोग क्विकली साथ में अब पढ़ते हैं, क्योंकि पहले ही बोला पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं कि पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट हमेशा आपका सीखना होता है, सीखना और आपको फिर याद रह जाए ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। तो देखो उसी बात को, आइए मैंने लैंग्वेज लिख के रख दिया है, रिलेशन निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। बताइए अभी अभी मैंने कैसे प्रोसेस को स्टार्ट किया। तो बोलेंगे सर सबसे पहले आपने एक इक्विप पोटेंशियल सरफेस लिया, बिल्कुल लिया, इस सरफेस का पोटेंशियल आपने V मान लिया, हाँ इस सरफेस का पोटेंशियल V मान लिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर गिवन क्वेश्चन या एज पर गिवन कंडीशन इस तरफ दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है दिया हुआ है, और यहां पर एक और इक्विप पोटेंशियल सरफेस को कंसिडर कर लिया, ठीक, यहां पे एक और इक्विप पोटेंशियल सरफेस को कंसिडर कर लिया। और जैसा कि हम लोग कॉन्सेप्चुअली जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करता है, तो अगर इस सरफेस का पोटेंशियल हमने V लिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ दिया हुआ है, तो जरूर इस सरफेस का पोटेंशियल कुछ भी होगा तो V में कुछ कम होगा, एंड दैट कम को हम dV से इंडिकेट कर दे रहे हैं। ये दोनों इक्विप पोटेंशियल सरफेस के बीच का गैप dr ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट जिसको कह सकते हैं, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हो गया, ऑफ कोर्स dV का अंतर है दोनों के बीच में। अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, सोचो क्विकली रिकॉल करो, अभी अभी पढ़े हो। इसके बाद आपने बताया था सर कि यहां पर एक पॉइंट पर एक Q चार्ज को ले लेंगे, और जैसे ही किसी Q चार्ज को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इस पर फोर्स लग जाता है सर QE, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE लगता है, चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, और इतना ही फोर्स लगा करके हम इस चार्ज को नीचे ला रहे हैं, और ये मेरे द्वारा लगाया गया फोर्स है, और हम फोर्स मैग्नीट्यूड में तो इक्वल लगा रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, तो मेरे फोर्स के आगे माइनस लगेगा, माइनस शो करता है कि ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड भले इक्वल और डायरेक्शन अपोजिट है। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट इस चार्ज को A से B लाना है, इसको A से B लाने का वर्क डन निकालना है। और कई बार आप लोग पढ़ चुके हैं, पहला क्लास से इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि वर्क डन दो तरह से निकलता है, या तो डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट कर दो या कैलकुलस का इस्तेमाल करो। अगर कांस्टेंट फोर्स हुआ तो सीधा सीधा कर देते हैं, वेरिएबल हुआ तो वी हैव टू यूज कैलकुलस। तो वर्क डन हो गया यहां F डॉट dr, डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। बताओ फोर्स की जगह पे क्या लिखें, तो माइनस Q नॉट E डॉट dr, या Q लिखे तो Q लिख दो, Q नॉट लिखना चाहते तो Q नॉट भी लिख सकते हैं। तो Q E डॉट dr, Q को इधर लेके आ जाइए, तो वर्क डन फ्रॉम A टू B विथ रेस्पेक्ट टू चार्ज Q माइनस E डॉट dr। और आप देख सकते हैं कि हम जिधर फोर्स लगा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट उधर ही है, तो cos जीरो में कन्वर्ट कर जाएगा। तो ये हो गया वर्क डन बाय चार्ज डिवाइडेड बाय Q माइनस E dr, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। इसके अलावा आप लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा है। आप लोगों ने पढ़ा है कि वर्क डन इन टेकिंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इफ दैट इज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज।
और अगर यूनिट नहीं है तो चार्ज से डिवाइड करके यूनिट बना लेंगे। तो बताइए VB का पोटेंशियल कितना है? तो VB का पोटेंशियल है V, और VA का पोटेंशियल कितना है? तो V माइनस DV। ऑफकोर्स ये जो वैल्यू है चला आएगा DV के बराबर। V और V कट जाएगा। इक्वेशन नंबर 2, as you can clearly see from this equation, LHS सेम, RHS सेम, तो from 1 and 2 मैंने दोबारा आपको क्लियर कर दिया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले कई टॉपिक्स के लिए, कि from 1 and 2 it is very clear that dV is equal to minus EDR और E is equal to minus dV by dr। तो देखो मैंने इसको लैंग्वेज में यहां क्या लिख के रखा है कि VB मान लो B पर पोटेंशियल है V, और A पर पोटेंशियल है V माइनस DV। खत्म बात, सिंपल बात। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज टेकन along this perpendicular distance from A to B against the electric field। और अगर यूनिट पॉजिटिव नहीं है तो इसको यूनिट पॉजिटिव आपको बनाना हम सिखा चुके, 4 से डिवाइड कर दो। उसके बाद का कहानी आपको दिया हुआ है कि वर्क डन कितना होगा। द वर्क डन विल बी सो एंड सो, एंड इन द एंड वी गेट दिस रिलेशन कि चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस E डॉट dr। माइनस क्या शो कर रहा है बाबू? तो निगेटिव साइन शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज करेगा। निगेटिव साइन शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज करेगा। अब सुनो, एक वर्ड होता है, मैंने कई बार नाम लिया है, रेट वर्ड जहां भी आए समझ जाना कि इसका मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम। जनरली यही होता है। जैसे रेट ऑफ पेन बाय टाइम, रेट ऑफ कॉपी बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय टाइम। भले तुम फ्लक्स नहीं जानते हो, लेकिन लैंग्वेज सीख गए कि रेट का मतलब होता है बाय टाइम कर देंगे। उसी तरह से कहीं पर भी लेंथ से डिवाइडेड हो, डिस्प्लेसमेंट से डिवाइडेड हो, पोजीशन से डिवाइडेड हो, तो ग्रेडियंट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी बाय लेंथ, प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर बाय लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल बाय लेंथ। अब यहां ध्यान दो तो बोलेंगे हाँ सर देखिए ना यार डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड है, तो ऐसा कह सकते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वह निगेटिव है। चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, और इसे ही हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। डीवी बाई डी आर को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। देखो मैंने लिख के रखा है आपके लिए, मैंने लिख के रखा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है इज गिवन बाय, दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड में जो भी चेंज आए पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड करके उसको यूनिट बना रहा है। पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। लैंग्वेज पकड़ो, हम जो यहां डिस्प्लेसमेंट कराया है वो नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस कराया है।
तो नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, हम जो डिस्प्लेसमेंट कराएंगे उस दौरान जो पोटेंशियल में चेंज आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे देगा। हिंदी में समझो, मैंगो मतलब आम, किंग मतलब राजा, क्वीन मतलब रानी, रेड मतलब लाल, ग्रीन मतलब हरा। कितना आसान है। उसी तरह इसको आसान बनाओ। डेफिनेटली एक बार में आसान थोड़ी, जिंदगी में पहली बार सब टर्न पढ़ रहे हो, लगे रहो। ये सब वो टॉपिक है, वो वीडियो है जो एक बार देखो इत्मीनान से, बिना डर बिना खौफ के, लिख दो कॉपी में, अगले दिन फिर देखो, उसके अगले दिन फिर देखो। कम से कम 3 से 4 बार देखने के बाद अगर आपको लगे हाँ अभी भी बाउंस कर रहा है, वेलकम टू मी। क्योंकि ये सब वो टॉपिक ही है जो आप पहली बार पढ़े, 2-4 बार आपको देखना चाहिए। आपका कारण ये नहीं होना चाहिए कि बड़ी टफ है, बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, छोड़ दें, बल्कि आपको कारण ये खोजना है कि अगर टफ है तो इसको हम आसान बनाएंगे, एबीसीडी की तरह। बचपन में एबीसीडी भी टफ था। नर्सरी के बच्चा को बुला के एबीसीडी सुनवाने के लिए बोलो, उसी मुंह घबराता है। तो उसी तरह आप भी घबरा रहे, उस घबराहट को खत्म करना एक ही तरीका है, वर्क हार्ड। द मोर यू वर्क, द मोर यू प्रैक्टिस, द इजी इट बिकम्स। उसके बाद भी नहीं, आई एम हियर फॉर यू। तो देख मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा, अगर वो पता करना है तो क्या करो, एक चार्ज को एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस तक ले जाओ पर यूनिट लेंथ। तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस तक ले जाने में जो भी पोटेंशियल में चेंज आएगा, जो भी पोटेंशियल में चेंज आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे देगा। और माइनस तो बता चुके हैं, शो करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। और डीवी बाई डी आर को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसको भी लेंथ से डिवाइड करते हैं। तो चलो ना भाई याद कर लिया जाए, डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक और था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज। शुरुआत में पढ़ा था, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। और जिसके कारण इसका एसआई यूनिट बना था, फोर्स का न्यूटन और चार्ज का कूलम। उसी तरह से अब इस फॉर्मूला के कारण पोटेंशियल का एक और यूनिट आएगा, पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट आएगा। पोटेंशियल का वोल्ट होता है और डिस्टेंस का मीटर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट आ गया, न्यूटन पर कूलम के अलावा वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक और यूनिट आ गया, वोल्ट पर मीटर। तो क्या लिखा हुआ है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट normal to the equipotential surface at the point. This is called electric potential gradient. Electric potential gradient. I hope it is quite clear to you. अब जो मैं लिखा हूं इसके आगे, ये सीबीएसई के लिए है और कॉम्पिटेटिव लेवल के लिए है। बिहार बोर्ड में टिक मारने के लिए आ सकता है, न्यूमेरिकल जनरली नहीं देता है। और समझते हैं, कह सकते हैं एक्स्ट्रा पार्ट है। देखो यहां अभी मैंने जो मूव कराया था चार्ज को, तो ध्यान दो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव कराया था। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, मूवमेंट उसका नीचे कराया था। ठीक है सर, ऊपर है, मूवमेंट नीचे कराया था। लेकिन क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और मूवमेंट हम उसके डायरेक्शन में या उसके अगेंस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि थीटा एंगल पर डिस्प्लेसमेंट करा दे रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया कि किया क्या इस बार मैंने इस बार फिर Q को डिस्प्लेस किया, लेकिन इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो थीटा एंगल पर डिस्प्लेस करा रहे हैं। तो बोलेंगे सर इस बार क्या कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का हिस्सा ब्रेक कीजिए,
इधर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, तो डीई को ब्रेक करो डीआर के डायरेक्शन में, तो क्या होता है ई कॉस थीटा, भली बात ही आप लोग जानते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, कॉस में साइन में टूटेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हिस्सा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में क्या आया ई कॉस थीटा। अब जो पीछे किए थे फिर वही काम हो जाएगा, कुछ नया नहीं होगा। बताओ, इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, डी आर को इधर लेके चले जाओ, तो डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, माइनस ई डी आर, और इस डॉट प्रोडक्ट को ब्रेक करेंगे तो ई डी आर कॉस थीटा होगा, और कॉस थीटा किसके साथ लगा के रखे हुए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ लगा के रखे हुए हैं, और यहां ब्रेक कर देते हैं, ये हो गया ई डी आर कॉस थीटा, ई कॉस थीटा। बताओ ई कॉस थीटा कौन है, तो ई कॉस थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड का वह हिस्सा है जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है। देख लो क्या लिखा है, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ई कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डीवी बाई डी आर। ये सारा कहानी ज्यादा बेहतर क्लियर होगा जब इसके ऊपर बेस आपको हम न्यूमेरिकल कराएंगे, लेकिन इतना बात याद रखो, फिर बोल रहे हैं ये थ्योरी का काम नहीं है, ये थ्योरी याद होना चाहिए, ये थ्योरी याद होना चाहिए, ये सब याद होना चाहिए। अब जो ये बात है, ये कॉन्सेप्ट खाली दिमाग में रखो, इसका न्यूमेरिकल कराएंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे अप्लाई होता है। कह सकते हैं अभी हम आधा पोर्शन पढ़ा रहे हैं, इसको अप्लाई करेंगे आपको अगले वीडियो में, जहां इसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल कराएंगे, लेकिन हिंट कुछ ना कुछ ये दिमाग में आपके यहां रहना चाहिए। एक बार में थोड़ी रॉकेट तैयार कर देते हैं, रॉकेट का छोटा छोटा पुर्जा तैयार कर रहे हैं, फिर इससे रॉकेट हम लोग बनाएंगे। तो देखो, तो ई कॉस थीटा का इस्तेमाल कब कर रहे हैं, जब डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में पैरेलल या एंटी पैरेलल ना होकर के थीटा एंगल पे दिया है। ठीक है सर, थीटा एंगल पर अगर डिस्प्लेसमेंट दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो फोर्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड से ना मतलब है, चार्ज के ऊपर लग रहा है फोर्स को, तो हम डिस्प्ले इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ब्रेक करेंगे किधर, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट को ब्रेक कर दिया डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, तो इधर हो गया ई कॉस थीटा, तो मेरे को ये चला आया डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर माइनस ई डी आर कॉस थीटा, तो डीवी इज इक्वल टू माइनस ई कॉस थीटा डी आर। ई कॉस थीटा का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वह हिस्सा जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है। अब अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन में लिखे, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 3D में दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दिया है कि उसका कुछ हिस्सा x में भी बढ़ सकता है, कुछ हिस्सा y में भी बढ़ सकता है, और कुछ हिस्सा z में भी बढ़ सकता है। तब उस केस में हम लोग, एक होता है डिफरेंशिएशन, ये d वाला जो सिंबल है ये d फॉर डिफरेंशिएशन है, और एक होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, कुछ हिस्सा डिफरेंशिएट होगा। तो जब हम x में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तब पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। जब y में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो आप देख सकते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन का सिंबल उल्टा 6 की तरह है, तो ये dv बाई dy हो जाएगा। और जब z में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये dv बाई dz हो जाएगा, dv बाई dz हो जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तीनों का वेक्टर सम, तो तीनों में से माइनस कॉमन ले लिया, dv बाई dx i कैप, dv बाई dy j कैप, dv बाई dz k कैप। और आप जानते हैं कि मैं जब भी पढ़ाता हूं तो मैं एज अ टीचर सोच के नहीं पढ़ाता, मैं आपके बीच में खुद को रख के पढ़ाता हूं। तो मैं भी अगर आपके बीच में बैठूं तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, ये बहुत गड़बड़ लग रहा है, लेट इट बी। इसका एप्लीकेशन है अगले वीडियो में, ये भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आपका सिर्फ एक काम है, मैदाने जंग छोड़ करके कदम पीछे नहीं करना है, हम आपके साथ हैं, लगे रहो, उतार लो, अगले वीडियो में देखेंगे। हाँ,
इससे कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये सब आप लोगों को बहुत हम बताया है, ये डिराइवेशन वगैरह ये आपको बहुत कुछ समझाया, इसको आपको 2-3 बार देख के समझ जाना है, याद कर लेना है। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कंक्लूजन ये निकल के आया ओवरऑल कि हमारे पास रिलेशन है E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। यहां से चीजों को समझो, ये चीजों को समझो, यहां से E इक्वल टू माइनस dV/dr। इससे क्या पता चल रहा है कि अगर dV कांस्टेंट हो जाए, मतलब चेंज इन पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाए, तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dr हो गया। यानी अगर ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये तीसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस, और अगर इन दोनों के बीच का dV कांस्टेंट हो, तो जहां गैप ज्यादा है, यहां पर गैप ज्यादा है, तो जहां पर गैप ज्यादा होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कम होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे, सुनो। हम चले आए इक्विपोटेंशियल सरफेस के अगले प्रॉपर्टी पे। पहला प्रॉपर्टी था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्डन हमेशा 0 होता है। दूसरा प्रॉपर्टी था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तीसरा प्रॉपर्टी था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। चौथा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस रीजन देता है, कारण देता है, बताता है कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत होगा और कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कमजोर होगा। कैसे देगा? तो इस रिलेशन से आप देखो, अगर dV कांस्टेंट हो जाए, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में चेंज कांस्टेंट हो जाए, तो जहां पर गैप ज्यादा होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होगा, और जहां पे गैप कम होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत होगा। मान लो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू EA है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू EB है, और आपसे हम पूछें कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा मजबूत है, तो जहां पर dr का वैल्यू कम होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत होगा। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी A पर ज्यादा है दैन द B। ये बात याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे मजबूत होगा वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस करीब करीब होगा, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कमजोर होगा वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस का बीच का गैप बढ़ जाएगा, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म होगा, एक समान होगा, तो गैप बराबर बराबर मेंटेन रहेगा। dV तो मेंटेन है ये है, और dr भी मेंटेन हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पर वीक होगा, कहां पर स्ट्रांग होगा, कहां पर यूनिफॉर्म होगा। आई होप आई एम क्वाइट क्लियर। बहुत सिंपल सा बात था। इसके ऊपर देखो एग्जाम में सवाल भी बहुत आसान आसान आता है, आपको जानकारी होना चाहिए। मान लो ये दे दिया मैंने, अब बोल दिया ये सारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये सारा हरा वाला लाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और एग्जाम में पूछ दिया कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो एक ऑप्शन तुमको दिखेगा जहां पर A पर इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद इंटेंसिटी C पर, और सबसे कम इंटेंसिटी B पर। इसको टिक मार देना। कितना आसान है, सिर्फ आपको प्रॉपर्टी अगर पता है, अब बोलेगा गिव रीजन, तो रीजन भी दे देंगे। E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है dV/dr, तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dr हो गया रीजन। कोई डिराइवेशन, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करना है, वो तो मैं हूं जो उतना डिराइवेशन किया, नहीं तो डिराइवेशन बहुत कम देता है, शायद आपको मिलता है। आपको इसको अप्लाई करने आना चाहिए, तो कम से कम जितना निचोड़ सकते हो, बटोर सकते हो। बी कॉन्फिडेंस की 100 में 100 लाना है, हर जगह अपना झंडा गाड़ना है, तो कम से कम इतना याद करके चलो। तो अगर इस तरह से तुम्हारा क्वेश्चन दिया और बोला कि विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट,
तो जहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का गैप लीस्ट होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मजबूत कर देना। यहां मीडियोकर है तो ये यहां आ गया, यहां सबसे ज्यादा दूर पे गैप पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे कमजोर हो गया बी पर। अगर एक और फिगर देख ले, मान लो ऐसा कोई फिगर दिया, ये दे दिया है ए, ये दे दिया है बी और ये दे दिया है सी, तो आप देख सकते हो कि जैसा ए का है वैसा सी का है, तो बोलेंगे ए का और सी का एक जैसा कहानी, और यहां पे गैप ज्यादा है, इसका मतलब है कि ये दोनों मजबूत है इन कंपैरिजन टू बी। ये ऑप्शन जो होगा वो टिक मार देना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको रीजन दिया, कहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कहां पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब आइए कुछ फोटोज बना लेते इक्विपोटेंशियल सरफेस का। जैसे मान लो पॉजिटिव चार्ज का हमको इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है, तो एग्जाम में दिया ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर क्यू ग्रेटर देन 0, तो 0 से बड़ा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो कैसा डायग्राम बनाओगे क्यू ग्रेटर देन 0 का। चलो मैंने बहुत सा लाइन ड्रॉ कर दिया और अब तुमको यहां बता रहे, सर्कल ड्रॉ कर दिया, बता रहे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है सर, तो लीजिए एक स्फीयर बना दिया सर, और इस स्फीयर के हर पॉइंट पर पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके सरफेस पर सर परपेंडिकुलर होगा। अगर कोई ऐसे खींच दिया बच्चा तो ये गलत डायग्राम हो गया, क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं, जबरदस्ती भले बना दो, सेंटर से कहां पास कर रहा है। परपेंडिकुलर वही होता है सर्किल या स्फीयर पे जो सेंटर से पास करे, तो जैसा तैसा डायग्राम मत बना देना। इन सब के लिए प्रॉपर स्केलिंग होता है, स्केल का यूज करके आप बहुत बढ़िया से डायग्राम बनाना। डायग्राम अगर आप सही बना पा रहे हो इसका मतलब आपके पास कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, और नहीं तो बिना कॉन्सेप्ट के तो कुछ भी आदमी लाइन खींच देता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप गलत किए हैं। तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। हम बोलेंगे एक और ड्रॉ करो इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो बोलेंगे ठीक है सर, लीजिए एक और ड्रॉ कर दिया, एक और ड्रॉ कर दिया। ये इसका हर एक पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। बोलेंगे एक और ड्रॉ करो, तो बोलेंगे ठीक है सर, एक और ड्रॉ कर दिया, एक और ड्रॉ कर दिया। यहां तक का दूरी आर, तो ये हो गया के क्यू बाई आर, ये भी हो गया के क्यू बाई आर, और मान लो यहां तक का दूरी आर डैश कर दिया, तो हो गया के क्यू बाई आर डैश, के क्यू बाई आर डैश। ये आपस में सब इक्विपोटेंशियल है, ये आपस में सब इक्विपोटेंशियल है, लेकिन पता है ये डायग्राम थोड़ा गड़बड़ है। आपको लगेगा भी नहीं कि लगेगा ठीक तो है, गड़बड़ क्या है। तो मैंने एक चीज बोला था कि नजदीक में इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत होता है, चार्ज पॉजिटिव है कस के रिपेल करेगा, और दूर में जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर हो जाएगा। और अभी अभी बताया था कि वीक इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में गैप बड़ा दिखाना है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का गैप कम दिखाना है। तो नजदीक में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो आप जो गैप दिखाओगे वह कम दिखाओगे। देखो दोनों गोला नजदीक लाए, और अगला गोला इनके कंपैरिजन में दूर है, अगला गोला इनके कंपैरिजन में दूर है, अगला गोला इनके कंपैरिजन में दूर है। एक और गोला अगर बनाए तो ये जो गोला होगा और दूर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड और कमजोर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और कमजोर हो गया, तो इसमें इसका जो गैप होगा वो और बड़ा दिखाएंगे। तो जिसके पास अच्छा कॉन्सेप्ट होगा वो एकदम परफेक्ट डायग्राम बनाएगा। वो देख पा रहा है कि इनके बीच का गैप कम है, इन दोनों के बीच का गैप ज्यादा है, और इनके बीच का गैप और ज्यादा है। गिव मी द रीजन, ऐसा डायग्राम क्यों बना? क्योंकि सर अभी अभी आप पढ़ाए थे
कि जहां वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां इक्वी पोटेंशियल सरफेस दूर दूर बनेगा, और जहां स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्लोज बनेगा। तो चलो, आई होप कि आपको एकदम सुपर क्लियर होगा और लाइंस परपेंडिकुलर होगा। चलो अगला फोटो, अगर निगेटिव चार्ज का एग्जाम में दे दिया बनाने के लिए और निगेटिव चार्ज ना बोल के लिख देगा Q लेस देन 0, तो बताओ 0 से कम निगेटिव ही वैल्यू होता है ना, तो Q लेस देन 0 लिख दिया, समझो निगेटिव चार्ज है। तो सेम डायग्राम बनाना, सेम डायग्राम बनाना, खाली फर्क क्या पड़ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर के बजाय अंदर आएगा। आपको पता है कि निगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड होता है, और यहां पे माइनस है तो माइनस लेके चलेंगे, क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। बोलोगे यहां भी यहां नजदीक में रहेगा पहले, यस, अरे +1 को नजदीक वाला ज्यादा कस के खींचेगा और दूर में जो +1 है उसको कम कस के खींचेगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड दूर में कमजोर होगा और नजदीक में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत होगा। माइनस तो केवल अट्रैक्शन शो कर रहा है, तो नजदीक में इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत है तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्लोजर होगा, और दूर में इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर है तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस फार्दर फार्दर होगा, दूर दूर होगा। चलिए सर ठीक है, दो तो सीख गए। आगे, अगर डाइपोल का बोल दिया आपको बनाने के लिए, एक तरफ +Q और एक तरफ -Q, इसका बोले इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करो, तो बोलेंगे ठीक है, पहले तो ये पता करे पड़ेगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है। बिल्कुल, पहले ये पता करना पड़ेगा। तो चलो, अगर हम यहां पर +1 को रख दिया, सोचो इसके साथ क्या होगा, तो ये +Q इस +1 को रिपेल करेगा और ये -Q इस +1 को अट्रैक्ट करेगा। ये प्लस वाला इस प्लस को रिपेल किया और ये माइनस वाला इस प्लस को अट्रैक्ट किया, मतलब यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक दूसरे से लड़ रहा है, ये पॉजिटिव के कारण, ये निगेटिव के कारण। जबकि बीच में अगर रख दें तो ये पॉजिटिव इसको इधर रिपेल करेगा और निगेटिव इधर ही अट्रैक्ट करेगा, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड दोस्ती किए हुआ है, मतलब बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत होगा और बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होगा। ये समझ गए सर? इसका मतलब कि हम जो डायग्राम बनाएंगे उसमें ये ध्यान रखेंगे कि अंदर में इक्वी पोटेंशियल सरफेस को करीब बनाएंगे, गैप कम दिखाएंगे, और बाहर में गैप ज्यादा दिखाएंगे। अंदर में गैप कम दिखाएंगे और बाहर में गैप ज्यादा दिखाएंगे। आई होप कि आपको क्लियर है। एग्जामिनर देखेगा कि आप कितना कंसेप्चुअली स्ट्रांग है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, और आपको पता है कि पॉजिटिव से निगेटिव जाता है। बनाते समय ध्यान रखना सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर। आई होप आई एम क्वाइट क्लियर। निगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंट्री लेगा और पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आता है, और कुछ इस तरह का आपको डायग्राम दिखेगा। सोचो, अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चला गया और दो पॉजिटिव चार्ज का आपसे हम बोल दिया बनाने के लिए, तो बिल्कुल सर बिल्कुल बन जाएगा। सबसे पहले सोचेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड कहां पर है। टेक अ पॉज एंड थिंक योरसेल्फ। बहुत जरूरी है कि वीडियो देखने के दौरान इन्हें खाली आंख खुला हुआ दिमाग बंद हो गया, जहां ऐसा लगे आंख खुला हुआ दिमाग बंद हो गया, वीडियो पॉज करो, जाके मुंह पे पानी मारो, खुद से बात करो। सीखने के लिए देख रहे हैं, टाइम पास करने के लिए नहीं देख रहे हैं। देख करके नहीं सीख जाएंगे कि आंख खुला रहेगा, दिखता रहेगा, लिखते रहेंगे, सीखते रहेंगे। ये चालू होना चाहिए, एक्टिव मोड में होना चाहिए। तो अगर दो प्लस के बारे में सोचे तो बाहर में अगर रख दें तो ये भी प्लस रिपेल करेगा, वो भी प्लस रिपेल करेगा।
अंदर में अगर रख दें तो ये इधर रिपेल करेगा, ये इधर, अंदर में लड़ रहा है, बाहर में दोस्त है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा बनेगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इस बार सर बाहर में क्लोज रहेगा और अंदर में दूर दिखाएंगे, बाहर में क्लोज रहेगा और अंदर में दूर दिखाएंगे सर, क्या कि बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। इसके अलावा हम सब जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टी में सीखा है इस डायग्राम को कुछ इस तरह से बनाना। ये दो पॉजिटिव चार्ज का डायग्राम कुछ ऐसा बनता है। ये तो अलग ही टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज में बताए थे। अगर यही दो निगेटिव होता तो भी सेम कहानी होता, बस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर के बजाय अंदर की तरफ आपका शो होता। तो आपको मैंने इतना तरह का इक्विपोटेंशियल सरफेस को बनाना सिखाया। और एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम बात करें तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस बराबर बराबर दूरी पे मौजूद रहेगा। बराबर बराबर दूरी पर इक्विपोटेंशियल सरफेस मौजूद रहेगा। आप उसको लाइन भी खींच के दिखा सकते हो या पूरा सरफेस भी ऐसे दिखा सकते हो, ऐसे ऐसे ऐसे। ये जो दूरी होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करना है, तो ये सारा इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का गैप जो होगा वह इक्वल होगा। दिस शोज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में हम लोग काफी जानकारी लिया। एक टॉपिक जो था न्यूमेरिकल वाला पार्ट, पार्शियल डिफरेंशिएशन का, अलग से उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आएगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। पिक अप द थ्योरेटिकल पॉइंट्स, कमांड देम एंड मूव फर्दर। बाकी मैं हूं आपके साथ दोस्त। थैंक यू।